हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस वाला। दोस्तों, जिस तरीके से प्रस्तावना को हमने पहले लेक्चर में कुछ चीज़ें जानने का प्रयास किया, ठीक उसी तरीके से दोस्तों लेक्चर 2 में हम लोग इसको आगे कवर करेंगे। प्रस्तावना क्या भारत के संविधान का अंग है या नहीं है, तो इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों लेक्चर 1 में हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध से प्रस्तावना को रिलेट करके समझा था, उसी तरीके से दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध से प्रस्तावना को समझेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। कैसे दोस्तों, 1939 से लेकर 45 तक 1939 से लेकर 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटेन का जो वैश्विक लेवल पर जो युद्ध चल रहा था, उस विश्व युद्ध के कारण ब्रिटेन की जनता चर्चिल जी से खुश नहीं थी। चर्चिल जी से खुश नहीं थी। चर्चिल कौन थे दोस्तों? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के जो भी रवैया थे उनसे ब्रिटेन की जनता खुश नहीं थी। अंततः ये कहा गया, अच्छा उसमें अगर देखेंगे तो दो सरकार, जैसे अभी आज हम लोग देखते हैं सरकार में एक सरकार ये कहती है कि अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं ये करूंगा। ठीक उसी तरीके से जब चर्चिल जी की सरकार थी, चर्चिल जी की सरकार में क्या हुआ दोस्तों? विश्व युद्ध हुआ। ब्रिटेन की जनता इनसे नाखुश थी, इनकी पॉलिसीज थे। इटली जी जो है मौके पे ये कहते हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम क्या करेंगे? हम दोस्तों भारत को स्वतंत्र कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों हम देखते भी हैं कि इनकी जो है सरकार बन भी जाती है। जब इनकी सरकार बनती है तो ये 3 कैबिनेट मिनिस्टर को अपने भेजते हैं। किसको किसको भेजते हैं दोस्तों? हम लोग अभी याद भी कर रहे थे, किससे? LAC। एल से कौन है दोस्तों? एल से लॉरेंस, पेंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर। तीसरे दोस्तों कौन थे? क्रिप्स थे। 3 लोग थे ये दोस्तों, वहां के कैबिनेट मिनिस्टर थे। इसीलिए दोस्तों इसको हम लोग क्या बोले? हम लोग कैबिनेट का नाम दिए, कैबिनेट मिशन। दोस्तों भारत में कब आए थे ये? वर्ष इनका जो बहुत जरूरी है याद करना, पूछते भी हैं एग्जाम में। 1946 में ये दोस्तों भारत आए थे। कौन आए थे? LAC, लैक में अगर देखते हैं लॉरेंस, अलेक्जेंडर और सी से क्रिप्स। एल में अगर दोस्तों देखें लॉरेंस जो थे ना, एल से लॉरेंस, एल से लीडर। ये भी दोस्तों हम लोग याद रखेंगे। जब ब्रिटेन के कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ आते हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए 1946 में हम आ तो गए हैं, लेकिन हम आपको 5 साल तक सरकार चलाने की बात कहेंगे कि 1951 तक आप सरकार चलाना सीखिए। तो कहा गया आप ऐसा क्यों करेंगे? कहें देखिए अगर आप देखेंगे तो पुर्तगाल अभी गया नहीं है, पुर्तगाल नहीं गया है। फ्रांस का भी अभी देखेंगे कर्नाटक के रीजन पर अभी वो हैं। तो दोस्तों ये कर्नाटिक वॉर वगैरह में भी ये सारी चीज़ें हुई थी, आप देखे होंगे, इतिहास से इसका संबंध है। तो पुर्तगाल और फ्रांस भी है। कहें मैं तो चला जाऊंगा, इन लोगों को क्या करेंगे? तो कहें अच्छा ठीक है, हम 5 साल आपके साथ हम जो है सरकार चलाने का तरीका सीखते हैं। इसीलिए दोस्तों अगर आप देखेंगे तो चुनाव 1951 में हुआ था और 1952 में पहली बार पीएम पद के उम्मीदवार पर कौन जीते थे दोस्तों? प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका संबंध के साथ अब हम लोग थोड़ा सा प्रथम विश्व युद्ध से पहले लेक्चर में, दूसरे में द्वितीय विश्व युद्ध से। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अब देखते हैं प्रस्तावना में अमेंडमेंट कितनी बार हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों आप जानिएगा, प्रस्तावना में जो अमेंडमेंट है, संशोधन जो है, वो अभी तक सिर्फ एक बार हुआ है। कितनी बार हुआ है दोस्तों? एक बार। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976। शुरू करने से पहले आइए थोड़ा सा 42वें संविधान संशोधन को समझ भी लेते हैं। 1976 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला कब आया था? तो केशवानंद भारती का आया था दोस्तों। कुछ फैक्ट्स जो है ना, इसको हम लोग अगर कवर करते हुए शुरू में ही चलेंगे तो सही रहेगा। 1973 में 42वें संविधान संशोधन 1976 को दोस्तों हम लोग सूक्ष्म संविधान, लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। आइए देखते हैं दोस्तों इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है। देखिए अगर दोस्तों देखिए 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में जो बदलाव होगी वो तो अभी हम लोग देखेंगे ही। 42वें संविधान संशोधन से ही फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि आर्टिकल 51A को जोड़ा गया था। इस 51A में टोटल दोस्तों जब जोड़ा गया था तो उस समय फंडामेंटल ड्यूटी कुल कितनी थी? 10 थी। कितनी थी दोस्तों? 10। अभी अगर देखा जाए वर्तमान में कितनी है, तो पहले दोस्तों पहले अगर 10 थी तो अब दोस्तों ये 11 है। कितनी है दोस्तों? अब दोस्तों ये 11 है। 86वें संविधान संशोधन 2012 के तहत क्या जोड़ी गई थी? 11वीं जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी 51A जोड़ा गया। इसके बाद अगर दोस्तों हम लोग देखें तो और भी इससे काफी चीजें जोड़ी गई थी। संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे? SPA, सपा। सपा क्या पॉलिटिकल पार्टी? नहीं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। 3 वर्ड कौन से जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे। इसके बाद दोस्तों 42वें संविधान संशोधन से अगर हम देखें तो, और ये जो है भाग कौन सा है? भाग 4A है। इसके बाद दोस्तों भाग 14A भी जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? भाग
14 ए भी इसी से जोड़ा गया था। उसके बाद राष्ट्रपति जी को जो है, राष्ट्रपति जी को जैसे संसद को अगर हम देखें, एक हाउस से बिल अगर पास होकर दूसरे हाउस में जाती है, फिर तीसरे हाउस में जाती है, मतलब तीसरा हाउस मतलब हाउस नहीं कहेंगे उनको, राष्ट्रपति जी उस पर साइन करते हैं। तो राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर हस्ताक्षर करना बाध्य होगा। ये बात भी किससे आई थी दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति जो है विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या था दोस्तों? हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य था, हस्ताक्षर के लिए बाध्य था। ठीक उसी तरीके से 44वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान में क्या क्या देखे? पार्ट 4A 51A अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्य थे, जो कि बढ़कर अब कितने हो गए? 11। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां किया गया। संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए दोस्तों। 3 शब्द कौन कौन से? SPA, सपा, पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के नाम से याद जरूर कर सकते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। भाग 4A जुड़ा था और 14A जुड़ा था। इसमें अगर दोस्तों 10 जोड़ दें तो भाग 4A और 14A दोनों 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए। और दोस्तों राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा, ये भी किससे जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इंदिरा गांधी जी की सरकार को जो तानाशाही की सरकार कही जाती थी, वो इस कारण भी लोग उन पर आरोप लगाते रहे हैं। कितना सही है कितना गलत है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। ठीक उसके बाद 2 साल बाद जब मोरारजी देसाई जी की सरकार आई, तो उन्होंने 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक बार पुनर्विचार की बात की। कितने बार? एक बार पुनर्विचार करने के लिए वापस वो सदनों के पास भेज सकते हैं, ये उनको पावर दिया। ठीक दोस्तों, आइए अब हम लोग अमेंडमेंट की तरफ चलते हैं। अमेंडमेंट में जाने से पहले देखिए दोस्तों, किसी चीज का अगर जिक्र हो रहा है तो उसके बारे में अगर उसका DNA निकाल लेते हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ज्यादा ठीक रहेगा। आइए अमेंडमेंट की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए अमेंडमेंट जो हुआ है, वो अमेंडमेंट के लिए रिकमेंड किसने किया था? रिकमेंड किसने किया था? तो देखिएगा दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से दोस्तों? वही 3 शब्द जो अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे। SPA, सपा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्ष, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे, और इंटीग्रिटी और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों। एक और आपको अच्छा थोड़ा सा देखिएगा, जनरली लोग सोचते हैं कि ये 3 शब्द ही जोड़े गए। ये 3 शब्द जो मूल शब्द थे ये जोड़े गए, लेकिन अगर आपके में ऑप्शन करके पूछे, हालांकि ऐसा इतना टिपिकल बनाएगा नहीं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, तीसरा क्या जोड़ा गया था दोस्तों? अखंडता ना, लेकिन उसमें जोड़ा गया था और अखंडता। क्या जोड़ा गया था दोस्तों? और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। रिकमेंड किसने किया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने रिकमेंड किया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों? व्हेन की अगर हम बात करें तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। वही फैक्ट्स, फिर 4-5 फैक्ट जो पहले हम लोग देख चुके हैं, उसको आप याद करिए, रिमाइंड करिए, चीजें अभी क्लियर होते हुए आपके सामने चलेंगी। आइए दोस्तों, क्या ये हमारे संविधान का अंग है या नहीं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या ये हमारे संविधान का अंग है या नहीं? देखिए दोस्तों, कई बार संविधान में अगर हम लोग देखें, हमारा संविधान जो है सबसे बल्कि संविधान है पूरे विश्व में, लेकिन दोस्तों कई बार केसेस जब जाते हैं उनके सामने, केसेस जिसको हिंदी में वाद कहते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपको लग जाए कि हाँ इस चीज़ में थोड़ा सा इधर उधर है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाके संविधान में के लिए आप अपील कर सकते हैं। ऐसे ही कई वाद समय समय पर आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजंस अपने बदले कि ये संविधान का अंग है या नहीं है। अगर दोस्तों देखें तो अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक कुछ न कुछ लीगल राइट देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों? लीगल राइट, कानूनी वैधता देते हैं। क्या प्रस्तावना कोई कानूनी वैधता देता है? नहीं। इसलिए यह कहा जाता था कि यह संविधान का अंग है या नहीं है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर यह कहा कि यह हमारे संविधान का अंग है और नहीं है। दोनों बात कही। तो कब कब कहा है दोस्तों, ये देखते हैं। प्रियम्बर हमारे संविधान का अंग है, ये बात इसमें लिखी हुई है। हमारे संविधान का अंग नहीं है, ये इसमें लिखी है। पहले जो हमारे संविधान का अंग नहीं है उसको थोड़ा देखते हैं। देखिए, महावीर त्यागी जो थे दोस्तों, ये संविधान सभा के एक सदस्य थे। कौन थे दोस्तों? संविधान सभा के एक सदस्य थे। इनका ये कहना था कि जो संविधान की प्रस्तावना है ये दोस्तों एक सिर्फ संकल्प मात्र है। क्या है दोस्तों? संकल्प मात्र है। ये कोई हमें लीगल राइट नहीं देता, ये हमें कोई लीगल राइट नहीं देता। इसका ये मतलब है कि हमारे संविधान का अंग नहीं है। ठीक दोस्तों, अगर इसी तरीके से देखें तो जो बेरूबारी यूनियन का जो केस आया था, इसमें भी ये कहा गया कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान को कोई एनर्जी या कोई पावर नहीं देता। पावर का दोस्तों क्या मतलब होता है? अगर आप देखते हैं, कहते हैं ये हमारी सरकार है, हमारी पावर है। पावर का क्या अर्थ हुआ? कुछ करवाने की योग्यता को शक्ति कहते हैं। कुछ करवाने की योग्यता को शक्ति कहते हैं।
उसको हम लोग दोस्तों पावर, मतलब ये हमें कोई पावर नहीं देता, अतः ये संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग नहीं है। आइए दोस्तों इधर देखते हैं केशवानंद भारती का केस जो आया था, जिसको दोस्तों कहा जाता है कि बहुत ही ऐतिहासिक केस कहा जाता है। केशवानंद भारती वर्सेस केरल के वाद में 1973 में जो वाद आया था, इसमें कहा गया कि भारत के संविधान का अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। जब भी कोई संविधान में संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक जब कोई कानूनी वैधता हमें नहीं मिलेगी, तो एट लास्ट हम संविधान की प्रस्तावना का ही मदद लेके हम ये डिसाइड करेंगे कि इस केस में क्या हो सकता है। दूसरा दोस्तों क्या केस था, SR बोम्मई के केस में कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा दोस्तों इसके इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसको किसी भी संविधान की प्रस्तावना के बेसिस पे हम लोग किसी भी आर्टिकल्स को समझ सकते हैं। पूरे संविधान में क्या लिखा हुआ इस चीज़ों को हम लोग प्रस्तावना के माध्यम से समझ सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंस में दोस्तों यही सारी चीज़ें आएंगी। प्रियम्बल जो है इसको हम लोग इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये बात किसमें कही गई थी, केशवानंद भारती के केस में। आइए दोस्तों थोड़ा सा इससे रिलेटेड जो फैक्चुअल डेटा है उसको देखते हैं। देखिए कुछ फैक्ट जो है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा। अगर दोस्तों दोनों ऑप्शन आ जाए तो पहला ऑप्शन आप जवाहरलाल नेहरू जी का लगाएंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो दोस्तों आप क्या लगाएंगे, ठाकुरदास भार्गव। भारत की संविधान की प्रस्तावना भारत की संविधान की आत्मा है, ये बात किसने कही थी, जवाहरलाल नेहरू ने और ठाकुरदास भार्गव ने। इसको आप लोग दोस्तों JT से भी याद रख सकते हैं, J से जवाहरलाल नेहरू, T से ठाकुरदास भार्गव। दूसरा दोस्तों हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा, संविधान की जन्म कुंडली, कांग्रेस के एक सदस्य थे KM मुंशी, कांग्रेस के सदस्य जो थे KM मुंशी, उनके द्वारा ये कहा गया था कि ये हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कुंजी नोट किसने कहा था, की नोट किसने कहा था दोस्तों, तो अर्नेस्ट बॉर्कर ने कहा था। ठीक है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना पर दोस्तों आज हम लोग इतनी ही चर्चा करेंगे। अगर हम लोग के इस इनिशिएटिव में कोई चीज़ अगर सुधार करने की अगर आवश्यकता हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।